अच्छा, और क्या है आज एक तो डिस्कशन होगा मेरे ख्याल से और थ्योरी का कुछ पार्ट होगा। तो पहले थ्योरी करके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आसान करते हैं और उसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो रेडी हो जाओ सब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट चीज देख रहे थे, लाइन की इक्वेशन अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि एक लाइन अगर गुजर गया z1 z2 से, नहीं तो दिस लाइन कैन बी रिटन एज अल्फा बार z प्लस अल्फा जेड बार और प्लस r इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ था ना शायद? नहीं, और इसमें भी शायद अल्फा वाज व्हाट आइटा इनटू z1 माइनस z2, पता नहीं। अल्फा बार वाज शायद माइनस ऑफ आइटा z1 बार माइनस z2 बार, और स्मॉल r की भी कुछ वैल्यू आई थी क्या, z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार, ऐसा कुछ क्या? ये बस चेक कर लेना जरा। नहीं, हाँ इंटू आइटा भी इसका ऑपोजिट है ना, ये दोनों ऑपोजिट है। ये तो सही है ना, ये तो यही है ना बस। हाँ, इससे ऐसे मेरे को ज्यादा लेना देना नहीं है, बट फिर भी ऐसा था कुछ यूं। ठीक है चलो, वैसे सब याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक देखा था। और नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहे हैं कि एक चीज हम लोग डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन। इनकेस कभी ऐसा कुछ रिलेटेड आ जाता है तो अपने लिए थोड़ा आसान रहेगा, बस ये बात है। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन, अब जैसे कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2 की बात करें, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग क्या है, z1 एंड z2। तो अगर z1 और z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप अगर डिफाइन करना है तो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। हमारे इस तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, z1 z2 ज्वाइनिंग लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं, z1 माइनस z2 अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अपन को थोड़ा सा आइडिया इन सब चीजों का होना चाहिए। दिस इज नॉट लाइक दैट स्लोप जो हम पढ़ते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो नहीं, ये वो नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि दिस इज हाउ वी डिफाइन द कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ द लाइन। अब जैसे अगर यहां से कोई पूछे कि इसको देखकर आप कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे डिफाइन करोगे, राइट तो यहाँ पे हम लोग बोले कि इस चीज का हमें सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बार। तो बस ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है कि अगर एक कोई लाइन है जो इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, तो हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप कैसे ले सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बार, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड द कॉम्प्लेक्स स्लोप। ये एक्चुअल स्लोप के बराबर नहीं होगा, मतलब वो जो स्लोप है वो डिफरेंट है जो हम 2D में पढ़ते हैं, और ये जो चीज है ये डिफरेंट है, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो लाइन है दिस इज लाइक 2ax प्लस 2by प्लस r इक्वल टू 0, बट हम लोग वहां मतलब हमने यहाँ पे मतलब ये बतलाने की कोशिश की थी कि ये x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जैसा ही है, मतलब बस शक्ल अलग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ये बतलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये और जो स्लोप हम डिफाइन करते हैं दे आर सेम, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट। लेकिन अब बोलोगे सर इसका यूज क्यों करते हैं, तो लाइन अगर हमें जैसे कि पता होता था जैसे इन 2D ज्योमेट्री कि if there is a line parallel to some line ax plus by plus c equal to 0, तो लिखना थोड़ा आसान था, ax plus by plus lambda equal to 0। नहीं, अगर कोई बोलता है परपेंडिकुलर लाइन है तो हम bx minus ay plus lambda equal to 0 लिखते हैं। तो उसी तरह का हम लोग थोड़ा आसान यहाँ पे भी कर रहे हैं कि अगर हमारे कोई एक लाइन दिया हुआ है and in argand plane we have to write a line parallel to this, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे जो प्योरली रियल वाला पार्ट है उसको r की जगह r1 लिखकर हम काम चला सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्लोप दोनों का क्या होना पड़ेगा, सेम, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो। बट ठीक है ना, पैरेलल में तो चलेगा,
अगर मैं बोलूं कि परपेंडिकुलर है दो लाइन, तो व्हाट इज द रिलेशन इन कॉम्प्लेक्स स्लोप, एनीवन? जैसे इसका ओमेगा 1 है और इसका ओमेगा 2 है, मान लो। जैसे अगर दोनों लाइन पैरेलल है और एक का स्लोप ओमेगा 1 है कॉम्प्लेक्स स्लोप और एक का ओमेगा 2 है, तो वी राइट ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। अब बोलोगे सर क्यों? प्रूव भी कर सकता हूं मैं। जैसे ये Z1 Z2 से जा रहा है, ये Z3 Z4 से जा रहा है, राइट? देख लो। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4, ये आर्गुमेंट कितना होगा? इसका आर्गुमेंट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ 0 पाई 2 पाई, यही सब आर्गुमेंट्स बोलेंगे। तो यानी इसके बार के बराबर होगा, हाँ ये ना। तो अगर ये इसके बार के बराबर, बिल्कुल बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स चल रहे हैं, कुछ भी मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता जिंदगी। तो अगर ये इसके बार के बराबर हो गया, तो इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ। तो पहली चीज क्या बनेगी इधर? Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, और उधर की साइड क्या बना? Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार। तो ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 ही है, क्योंकि इसका ओमेगा 1 हो गया Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस, और इसका क्या हो गया? ओमेगा 2। तो यानी कि ये दोनों आपस में होगा बार बराबर पैरेलल के लिए, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने बोला कि इसके अगर पैरेलल लाइन लिखनी है तो ये दोनों टर्म तो क्या रहेंगे? सेम। तो बस लिखने में हमारे को आसानी हो जाएगी। परपेंडिकुलर केस में ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच में रिलेशन ऑनलाइन में क्लियर है सब भैया? हाँ सर। ठीक। परपेंडिकुलर में ओमेगा 1 ओमेगा 2 का रिश्ता। ग्रेट। तो यहाँ m1 m2 -1 मत लगा देना। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हैज टू बी 0, और ये बिल्कुल यहीं से दिख रहा है। अब बोलोगे सर ऐसे क्यों, आपको यहाँ से कैसे दिखने लग गया? ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है ना, कि अगर इसको मैंने बोल दिया Z1 Z2 वाला है और ये Z3 Z4 वाला से पास कर रहा है, तो फिर मैं अब बोलूंगा इस वाले लेफ्ट हैंड साइड का आर्गुमेंट, तो क्या बोलूंगा? लेफ्ट हैंड π/2 3π/2 माइनस π/2 लाइक दैट, ठीक है ना? तो दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बार, और अगर ये नेगेटिव है तो Z1 माइनस Z2 ऊपर, और नीचे ले आओ Z1 बार माइनस Z2 बार, और इसको उधर ले जाओ, तो दैट इज नेगेटिव ऑफ Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस, यानी ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 2, दैट इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 हैज टू बी 0। यानी कि अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन बोलता है नहीं, तो हम लोग बोलेंगे वैसे तो हमें कॉम्प्लेक्स स्लोप साफ साफ दिख जाना चाहिए, अल्फा अपॉन अल्फा बार। क्या दिखना चाहिए? अल्फा अपॉन अल्फा बार। और यहाँ पे जस्ट अपन को क्या करना चाहिए फिर? माइनस। नहीं, इसमें कोई इंटरचेंज फिंटरचेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है? माइनस, और एक बार सेम छोड़ देना है। समझ में आया क्या? तो बस इतना ही से देखना, लिख लिया सबने? आगे बढ़े। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं ना? तो मेरे ख्याल से ये अपने पास स्ट्रेट लाइन के बारे में चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमने इमेज वगैरह देखा होगा 2D में, कि x1 y1 का अगर इमेज है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में x2 y2, तो एक रिश्ता था, और वो ऐसा था कि x2 माइनस x1 अपॉन a, मेरे पीछे पीछे बोलो तो, मेरे पीछे पीछे बोलोगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन b। कोई बहुत जल्दी बोलने लग जाए गलत बोल देते, फिर मजा नहीं आएगा ना। y2 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट नहीं, कद्दू, अंडर रूट नहीं होगा। हाँ, डिग्री तो मैच करा, यूनिट डायमेंशन नहीं बढ़ा क्या? अच्छा, और अगर हम 2 ड्रॉप कर देंगे तो क्या मिल जाता था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। नहीं, क्या मिल जाता था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो जैसे वहां पे हमारे पास एक रिश्ता था x1 y1 x2 y2 में, ठीक है? वैसे ही हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे भी हमारे पास है कुछ ऐसा ही, ठीक है ना? कैसे? मान लो कि एक लाइन है एंड द लाइन इज अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इक्वल टू 0। r इज प्योरली रियल,
अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज z1, ठीक है, और इसका इमेज हम लोग क्या बोल रहे हैं z2। तो ये सब तो हमें पता है, परपेंडिकुलर होगा, बराबर होंगे, वो सब पता है। सिल्वर करो तो बढ़िया लगेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये है अपना लाइन मिरर, ठीक है ना, और z1 z2 आर व्हाट, ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग कि व्हाट इज द रिलेशन, तो हम लोग कि सिंपल है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। एक z की जगह z1 रख दो, बाकी सब डिजाइन सेम रखना, बाकी डिजाइन के साथ इंटरफेयर मत करना। एक के साथ एक z, कोई भी एक z को क्या रख दो z1, और दूसरे वाले को क्या रख दो z2। कोई बोलेगा नहीं सर मैंने तो ऐसा रख दिया, अल्फा बार z1 प्लस अल्फा z2 आर, बाकी सब वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। डिजाइन जैसे ऊपर यहाँ छत्ता बना है तो यहाँ छत्ता ही बनाएंगे, ठीक है ना, और प्लस r इक्वल टू 0। आपको बोले नहीं 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 सर हमने तो सर z2 इधर रख दिया, z1 उधर रख दिया, तो हमारा गलत हो गया क्या? देखो हो तो तुम्हारा कुछ भी सकता है नहीं, पॉइंट है गलत नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इसी रिलेशन को कॉन्जुगेट ले लो, ये सही है तो इसका कॉन्जुगेट भी सही होगा, नहीं तो जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो यू विल गेट अल्फा z1 बार प्लस अल्फा बार z2, और ये प्योरली रियल है तो r ही रहेगा। तो आप देखो अगर आपने यहाँ पे z2 रखा होता और यहाँ z1 रखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आएगा। अब कोई बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट है सर, ये इमेज है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, z2 निकालना है मुझे, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन पता है तो तुम्हें अल्फा बार कॉम्प्लेक्स पता है, अल्फा पता है और r पता है, और तुम्हें z2 निकालना है, तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन टू फाइंड z2, और दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बोलोगे सर कैसे? अल्फा z1 बार प्लस r को उधर ले जाओ और z अल्फा बार से डिवाइड कर दो, और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज यो, राइट। तो जैसे आप रैशनलाइज करोगे यू विल गेट व्हाट, z2 का रियल और इमेजिनरी पार्ट, वही इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट। और एक्सप्लेन करो। Z को इंटरचेंज करें तो मतलब उसका मतलब प्रूफ, या वी आर गोइंग टू डू दैट डेफिनेटली। तुम्हें क्या लगेगा कि सर ने ऐसा बोल दिया और हो गया ऐसा? हम सर की बात का क्यों विश्वास करेंगे यार, नहीं है ना। हाँ आप बोल रहा लड़का नहीं ऐसा नहीं, विश्वास कुछ नहीं है, नहीं गुड, इट शुड बी द हैबिट। विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए आदमी को। रूल नंबर 1, डोंट ट्रस्ट एनीवन। चलो लिखेंगे इफ z1 and z2 are reflection points, if z1 and z2 are reflection points, if z1 z1 and z2 are reflection points in the line in the line alpha bar z, in the line alpha bar z plus alpha z bar plus r equal to 0, then आप ये लिख सकते हो जो लिखा हुआ, ठीक है। और अब नेक्स्ट काम क्या है, इसको PROOF करना, तो प्रूफ करना, तो ट्राई कर लो थोड़ा सा, बाकी मैं तो फिर करूंगा ही फिर से एक बार। हो गया, मतलब ये एक्सप्रेशन एक में तो आ गया, उसको अलग कैसे करें? डिवाइड बाय 2 कर दो। नहीं मतलब दोनों को ऐड करेंगे ना तो जो बनेगा वो तो आ गया, तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो। करें डिस्कस, नहीं हो रहा है सेपरेट तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, पहली चीज देखिएगा ध्यान से कि z1 प्लस z2 बाई 2 उस पे लाई कर रहा है, ठीक है, हमने की अच्छी बात है। तो z1 प्लस z2 अपॉन 2 को लाई करा दिया, तो जब इसमें आप लाई कराइएगा तो ये हो गया अल्फा बार, अब z1 प्लस z2 अपॉन 2, अब ऐसा मत बोलिए सर 2 नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा, अल्फा z1 बार प्लस z2 बार अपॉन 2 दिख रहा है, एलसीएम ले लेंगे तो नहीं दिखेगा, तो 2r, और 0 इंटू 2 उधर की साइड सोचो, नहीं O2 ऑक्सीजन, अरे नहीं सॉरी 0, केमिस्ट्री में चला गया अचानक,
तो मेरे ख्याल से ये चीज आ गई, यस सर। राइट। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये वाली चीज सेपरेट करें, देखना अल्फा बार Z1 नहीं, और फिर उधर से अल्फा Z2 बार, एक टर्म ये बना लिया। नहीं, पहला वाला प्रूफ कर देते हैं, दूसरा वाला तो सही जाएगा, या दूसरा वाला प्रूफ करोगे पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक टर्म बच जाएगा अल्फा बार Z2। अब क्या हमने सारे कंडीशंस अप्लाई किए? हाँ या ना? नहीं, सिर्फ हमने एक ही कंडीशन अभी तक अप्लाई किया है कि मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो दूसरा अभी तो बाकी है ना। हाँ, स्लोप वाला 0, दोनों का सम 0, राइट। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप 0 करेंगे, तो भाई मेरे इसका क्या स्लोप है अभी बतलाया वैसे तो। ओ माय गॉड, यू गाइस आर सो क्यूट। माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार और प्लस कॉम्प्लेक्स स्लोप Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लिखना है मुझे, नहीं तभी तो अच्छा टीचर कहलाऊंगा मैं। नहीं, हमें डायरेक्टली ले रहे हो दिस इक्वल टू दिस, ये कैसे होता है? अच्छा चलो, तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि एलसीएम एलसीएम लेके एक को उधर पटक देंगे, ठीक है ना, इधर। तो देखो अल्फा बार के साथ इसका प्रोडक्ट आएगा, तो आप देखोगे अल्फा बार Z1 माइनस Z2, एलसीएम लेके देख लो आप, और इनटू क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार, हाँ या ना? पक्का? तो जैसे देखना अल्फा बार Z1 इधर ही छोड़ दो, और ये जो अल्फा बार Z2 है, सॉरी अल्फा Z2 बार है, कुछ ज्यादा ही हो गया बड़ा, अल्फा बार Z2 को उधर ले आओ, ये दोनों साइड कैसे हो गया, अल्फा बार कैसे हो गया? कुछ भी लिखवा देते हो तुम लोग यार। अल्फा Z1 बार, इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा दोस्त, अल्फा बार Z2। और इधर क्या आएगा बच्चों, अल्फा बार Z1 और प्लस क्या आ जाएगा, अल्फा Z2 बार, हाँ ये ना? आसान है। तो बस अब यहाँ पे हमको ये चीज रखनी है, ये चीज देखना अल्फा बार Z2 प्लस अल्फा Z1 बार, ध्यान से देखो वही है नहीं। तो अब जैसे ही मैं इसकी जगह ये वाली चीज रिप्लेस करता हूँ, हाँ ये 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये आप देखो अल्फा बार Z1 प्लस अल्फा Z2 बार, और ये रिप्लेस किया इससे, तो क्या हो गया अल्फा Z1 बार, ओ माय गॉड फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ मैंने तो ये उल्टा ही कर दिया। तो हम लोगों ने क्या कि सेम ही चीज कर रहे थे ना, तो अल्फा बार Z1 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, अल्फा Z2 बार और प्लस 2 बार इक्वल टू 0। सबको दिख रहा है क्या ये चीज? अब देख लो ना, ये चीज 2 बार आ रही है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और 2r का भी 2 खिंच ही जाएगा, और ये रिजल्ट आपके पास साक्षात आ जाएगा। समझ में आया क्या? और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तरीका ये भी हम सोच सकते हैं, अगर किसी के पास थोड़ा टाइम हो तो, मतलब अगर वो काम कर रहा हो और उसके पास थोड़ा काम ना हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिजी है, नहीं, ठीक है, आसान है समझने में जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अपन एक चीज और कर सकते हैं कि यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन लिख दें। अब बोलोगे लिखा हुआ सर, एक और तरीके से लिख दें, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को अपन ने Z बोल दिया, ठीक है, अरे देखो तो, अब उसका उससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस बराबर होगा, क्यों? हाँ ये राइट बाइसेक्टर लाइन नहीं, तो हम लिख देंगे ना मॉड Z माइनस Z1 इज मॉड Z माइनस Z2, दोनों साइड स्क्वायर, और मॉड Z स्क्वायर को ZZ बार। तो वो जो इक्वेशन लिखोगे तुम और ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, दोनों क्या होगा, आइडेंटिकल। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, कोएफिशिएंट्स कंपेयर, नहीं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 और सिडो, राइट। और फिर उसका चाहो तो तुम इसकी वैल्यू निकाल लेना वहां से, अल्फा बार Z1 प्लस अल्फा Z2 बार, और सिंप्लीफाई करोगे तो दैट विल बी माइनस R, तो उसके बाद अपने आप सॉल्व हो जाएगा। करके देखना शायद कुछ आ जाए, ये वो थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में हेलो 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 लिख रहे होंगे बच्चे, मान लेता हूँ, हेलो नहीं, नेटवर्क है, हेलो
ये दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा सही चल रहा है, सो गए मैं। अरे मैं ही हूँ। हाँ बाबा जी हो, आशीर्वाद। हाँ आपको बोला क्या? हेलो हेलो, आवाज आई क्या? ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है दूसरे ग्रह से बात कर रहा हूँ। ओम 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 ओम। हाँ धूप भी नहीं है बहुत दिनों से। अच्छा आज तो निकला था सर, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, या अभी भी चल रहा है? नहीं नहीं बिल्कुल आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये तो लिख लिया, फिर अब क्या चाह रहे हैं? क्या प्रूव करना? कर लो बेटा, तुम कर लो, बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने तो बोला था घर पे अगर तुम्हारे पास इनकेस काम ना हो, बिजी तो तुम लोग रहते नहीं हो। ओके तो मेरे ख्याल से लाइन का काम तो हो ही गया। सर्कल पे आ जाते हैं। सर्कल इन द आर्गन प्लेन, सर्कल इन द आर्गन प्लेन। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर हम लोग बोले फिक्स है z0 और रेडियस मान लीजिए कि रो है। क्या है? सेंटर है क्या? z0 और रेडियस क्या है? रो है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मान लीजिए कि इसके ऊपर एक मतलब मूविंग पॉइंट है क्या? z। तो हम लोग लेंगे हाउ कैन वी राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो हम लोग लेंगे कि z माइनस z0 का मोड इक्वल टू रो। तो दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन। तो हम लोग लेंगे सिंपल तरीका है लिखने का, ठीक है, लेकिन अब इतना पढ़ाना रहता तो अपन चालू ही क्यों कर। तो हम इसके जनरल इक्वेशन पे जाएंगे, जैसा देखा था ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस वही वाला, ठीक है ना। तो अपन दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही z z बार। तो दिस इज गोइंग टू बी z माइनस z0 गाइस और मल्टीप्लाइड बाय z बार माइनस z0 बार इक्वल टू रो स्क्वायर। अब ये हम जब इसको लिखेंगे तो z z बार नहीं, हाँ ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एक्चुअली, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर ऐसे ही आप देखोगे ये माइनस z z0 बार और फिर माइनस z0 z बार और प्लस z0 बार और माइनस रो स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इसके कोफिशिएंट्स थोड़े से चेंज करके लिख रहा हूं, ठीक है ना। एंड हाउ आई एम राइटिंग दिस? z बार प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस r इक्वल टू 0। फिर से r क्या है? प्योरली रियल। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये अपना वैसा ही वाला सर्कल, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पूरी कर देगा। और ये मैंने बोला था आप सिंप्लीफाई अगर किया होता अगर जिन्होंने, तो उन्होंने देखा होगा ये 2x प्लस 2by प्लस r इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। जहां a और b क्या है? अल्फा के रियल और इमेजिनरी पार्ट। मतलब अल्फा आप a प्लस आइटा b लो, अल्फा बार हो जाएगा a माइनस आइटा b और z ऑफ कोर्स क्या लेंगे? x प्लस आइटा y, तो z बार हो जाएगा x माइनस आइटा b। तो वो सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म जो है 2ax प्लस 2by प्लस r आ जाएगा, सही है। और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही वाला सर्कल है, ठीक है ना। तो ये देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अरे क्या लिख दिया है, बट ये अपन अगर एक्स वाई में बदलेंगे तो इट इज द सेम सर्कल विच वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब अगर कोई जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कोई पूछ दे हमसे कि सेंटर क्या है, तो अभी तो इससे इतनी जान पहचान है नहीं, लेकिन इस वाले से तो थी नहीं, उसी को तो स्क्वायर किया। अब अगर मैंने किसी सर्कल की इक्वेशन को स्क्वायर किया तो उसका सेंटर हिलेगा क्या? सेंटर तो वही रहेगा। तो अगर मैं कंपैरिजन सोचूं यहाँ पे, ठीक है ना, हालांकि बुरी बात है, वी शुड नॉट नेवर कंपेयर, बट स्टिल चलो कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या यहाँ से देख सकते हो आपकी z का जैसे कोफिशिएंट है माइनस z0 बार, ठीक है, और z बार का है अल्फा। हाँ तो अल्फा माइनस z0 है दोस्त, अल्फा क्या है दोस्त है? माइनस z0, माइनस क्या है? z0। ऐसे ही अगर मेरे से कोई पूछता है अल्फा बार, आप चेक कर लो माइनस z0 बार दिखेगा आपको। यहाँ से दोनों साइड बार नहीं लिए, यहाँ से कंपेयर करो आप, अल्फा बार माइनस z0 बार। फिर अगर स्मॉल r देखो आप, तो दिस इज z0 बार और माइनस रो स्क्वायर।
तो सब वो 2D प्लेन वाले सर्कल जैसा ही है, कुछ भी ऐसा नहीं, बस लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आ गया है, नोटेशन थोड़े से भारी भारी हो गए हैं, और इसी वजह से अपन को थोड़ा सा ये अनकंफर्टेबल सा लग रहा होगा। बाकी हम लोग बोले सब कुछ सेम तरीके का। अच्छा एक चीज समझना, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला 2ax + 2by + r हो जाएगा, तो सेंटर में एक ख्याल से -a - b होगा, और -a - b, तो a, b मैंने किसको लिया था, z अल्फा को, a, b किसको लिया था, अल्फा को। तो अगर -a - b सेंटर हो रहा है, तो यानी कि सेंटर क्या होना चाहिए, -अल्फा। तो वो तो यहाँ से भी दिख रहा है आपको, क्योंकि z0 इसका सेंटर है, तो यहाँ से भी देखो तो z0 - अल्फा ही है। अब ये मैंने इसलिए कंपेयर कराया, सुनना, क्योंकि वहां पे ऐसा सिखाया जाता है कि x² y² का कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, और x के कोएफिशिएंट को आधा करो, उसको नेगेटिव करो। लैग नहीं है, ऐसे जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ऑनलाइन में y के कोएफिशिएंट को आधा करो, उसका नेगेटिव करो, ठीक है ना। तो पहला रूल यहाँ भी सही है कि z बार के कोएफिशिएंट को 1 करो, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि वो सब नहीं है कि भाई आधा करो नेगेटिव करो, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अपन को सीधा सीधा क्या करना है, z बार के कोएफिशिएंट पे जाना है 1 बनाने के बाद, और उसका नेगेटिव। z बार इसका ये कोएफिशिएंट वाले लेना इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो z बार का कोएफिशिएंट और उसका जस्ट क्या करेंगे, नेगेटिव। और अगर वो भूल जाओ दिमाग से, तो जैसे मैं बार बार बोल बोल के सुना रहा हूँ, तुम भी 2-4 बार बोल लोगे इस मंत्र का, अगर उच्चारण कर लोगे सोने के बाद, सुबह उठने से पहले, ठीक है, सोने से पहले उठने के बाद, तो सोने के बाद उठने से पहले, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये x² + y² + 2ax + 2by + r = 0 है, जहां a + i b कौन था, अल्फा। तो -a - b अगर सेंटर होगा, तो सीधा अपने आंख में ऐसे दिखेगा, आंख बंद करके भी देखोगे, बिल्कुल महसूस करोगे, ओह मजा आ रहा है, दिस इज -अल्फा, ठीक है ना। कुछ और ना सोचे, क्या, दिस इज -अल्फा। क्लियर है सबके लिए। अब रेडियस की बात करेंगे अपन। यहाँ पे रेडियस क्या था, रो, तो स्क्वायर करने से हंसने थोड़ी लग जाएगा, अभी भी रो ही रहेगा, नहीं। तो अगर ये अभी भी रो है, तो अब आप आर को देख के रेडियस रेडियस मत चिल्लाने लगना, क्यों रेडियस नहीं बेटा, आर इज जस्ट प्योरली रियल नंबर, ठीक है ना। आर इज नॉट द रेडियस, रेडियस इज व्हाट, रो, रोना नहीं है, ठीक है। तो हालांकि कि अब रो लेकिन यहां से निकाल के लिखेंगे ना दोस्त, तो ये √z0 बार आएगा, उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे को जो जनरल है उसमें z0 बार है ही नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो z0 बार क्या है, अल्फा बार, माइनस माइनस निकल लेगा, नहीं। तो हालांकि z0 बार इज अल्फा बार और माइनस आर, देख लो आप। तो ये भी वही है, a² + b² - r का रूट अंडर, ठीक है। अल्फा अगर a + i b है, अल्फा a - i b है, तो a² + b² - r है, तो यानी वही g² + f² - c है। क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा और तुम्हें बताया, और तुम्हारे बताने के बाद जो तुमने इसको पढ़ा, वो क्या दिखा रहा है, x² + y² + 2ax + 2by + r = 0, तो फिर वही हो गया ना, √a² + b² - r। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से क्रिस्टल क्लियर है कि यही होगा। और फिर से वही वाली बात अगर हम करें कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है, तो एक रियल सर्कल विथ नॉन जीरो फाइनाइट रेडियस ऑन द आर्गन प्लेन, ठीक है। और अगर वो 0 है तो ऑन द आर्गन प्लेन, ठीक है ना। और अगर वो नेगेटिव है तो इमेजिनरी सर्कल ऑन द आर्गन प्लेन, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी सेम चीज चलेगी, ठीक है ना। तो देख लेना, लिख लेना। अच्छा, कॉम्प्लेक्स पढ़ने का ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो इमेजिनरी चीजें थी अब दिखने लग गई, नहीं ना, ठीक है, नहीं हो जाता कभी भी, फिर वो डॉक्टर से मिलवाना पड़ता है। बाकी एक तो सिंपल उपचार रहता ही है, वो मोर पंख वाला, जो हाड़ू हाड़ू लेकर आग के सामने रखकर सौंड दो, आने तो डॉक्टर से मिलवाओ। दूसरा सोफिस्टिकेटेड तरीका, तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा, बहुत खराब, देख लिख लिया, एक बार लिख लिया, गुड। चलिए, तो मेरे ख्याल से हाँ ये चीज तो हो गई अपनी। नेक्स्ट लिखना डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ सर्कल, या ऐसे लिख लो इक्वेशन ऑफ सर्कल
equation of circle whose diametrically opposite endpoints are z1 and z2. Equation of circle whose diametrically opposite endpoints are z1 and z2. Equation of circle whose diametrically opposite endpoints are z1 and z2. मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि z1 z2 are diametrically opposite endpoint. How we can write down the circle? तो अगेन देयर आर डिफरेंट वेज जिसमें हम इस सर्कल की इक्वेशन को लिख सकते हैं. एक तो सिंपल सा वही है कि सेंटर लोकेट कर लूं, ठीक है. तो सेंटर दिख रहा है, z1 z2 का डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट्स हैं, तो z1 + z2/2. और रेडियस, हाँ तो हम लोग लेंगे रेडियस सिंपल दिख रहा है कि z1 z2 के बीच की दूरी है डायमीटर, तो उसका आधा मतलब आधा मॉडुलस ऑफ z1 - z2/2, वन ऑफ द वे, ठीक है ना. सेकेंड है कि हम पाइथागोरस को भी नहीं थोड़ा थोड़ा मिस करते हैं इस तरह के केस में, नहीं तो इसको हम लोग z बोल देते हैं मूविंग पॉइंट. चलने के पाइथागोरस के हिसाब से चलने तो z - z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z - z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 - z2 का होल स्क्वायर. कैसा लगा? ठीक है. चलने दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे इन विच वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. तीसरा अगर हम लोग बोले आर्गुमेंट के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो हम लोग कि ये क्या होगा 90, क्या होगा 90, और ये हो गया क्या एंटी क्लॉक. तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले आर्गुमेंट ऑफ ऊपर कौन सा वेक्टर रहेगा z - z2, नहीं, और जहां से स्टार्ट किया दैट इज z1. लेकिन दिस विल नॉट कंप्लीट द कंप्लीट, दिस विल नॉट बी द कंप्लीट सर्कल. ये सिर्फ अपर हाफ होगा. ये क्या होगा अपर हाफ, क्योंकि इधर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है. जैसे ही ये पॉइंट z इधर लोअर रीजन में आएगा, लोअर पार्ट ऑफ दिस, तो ये ऐसा हो गया. अब z - z1 ऊपर आना चाहिए, तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ± π/2, ठीक है. और फिर अगर हम z बार - z2 बार अपॉन z बार - z1 बार देख लीजिए, ठीक है. ऑनलाइन में ठीक है. यस सर. ओके, नहीं कोई दिक्कत नहीं है. और तो मेरे ख्याल से कोई, हाँ ठीक है मेरे ख्याल से, और तो कोई तरीके की बात तो नहीं करनी. ठीक है मेरे ख्याल से दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल उस डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट्स आर z1 एंड z2, ठीक है. इसका एक लास्ट आर्टिकल है वो लिख लेना. कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स, हाँ वेरी गुड. कंडीशन फॉर द 4 पॉइंट्स z1 z2 z3 z, अभी लिख रहे हो क्या बेटा? हेलो, कंडीशन नहीं मायूस हो जाता ना, मुझे लगा इसको और टाइम दे दूं. इक्वेशन ऑफ 4 पॉइंट्स z1 z2 z3 z4 स्कूल में अलग ही होता था, नहीं वहां पे टीचर बच्चे का मजाक उड़ा, मतलब बच्चे जो है टीचर का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी स्टाइल में कॉपी करके ये करके वो करके. अब ये तो टीचर ही कितना मतलब ऐसा वाला मिल गया है, ये खुद ही बच्चों का मजाक उड़ा रहा है. ऐसा थोड़ी होता है यार. दिस इज नॉट गुड ट्रेंड, आई डोंट लाइक दिस. खैर और बताओ. इक्वेशन ऑफ 4 पॉइंट्स z1 z2 z3 z4 टू बी कॉनसाइक्लिक, टू बी कॉनसाइक्लिक, कॉनसाइक्लिक. तो जैसे कि चार पॉइंट्स हैं z1 z2 z3 z4 और उसके कॉनसाइक्लिक होने का कंडीशन. तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख दीजिएगा कि दे मस्ट लाई ऑन अ सर्कल, ठीक है. वी नीड सम मैथमेटिकल नहीं रिजल्ट. तो जैसे अगर हम z1 z2 z3 z4 के बारे में बात करें कि दे आर कौन साइक्लिक, राइट. तो मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट पढ़ा है मैंने. क्या आप नहीं पढ़ा है? वेरी गुड. नहीं तो मुझे लगा माइक लेके जाना पड़ेगा तुम्हारे पास. तो आना ले गया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये थीटा, ये भी थीटा, नहीं. अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सीधा सीधा आर्गुमेंट लिख सकता हूँ दोनों का और बराबर कर सकता हूँ, एंड दैट वुड बी द कंडीशन, क्योंकि अल्टीमेटली कंडीशन हमें z1 z2 z3 z4 में चाहिए. तो मैं थीटा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं थीटा लिख रहा हूँ.
मतलब मैं थीटा नहीं लिख रहा हूं बट लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो मान लें कि दिस इज गोइंग टू बी आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4, दिख रहा है? यस सर। Z2 माइनस Z4 और अपॉन Z1 माइनस Z4 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, नहीं मतलब Z2 माइनस Z3 और अपॉन Z1 माइनस Z3, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, सही है क्या? अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऐसा देख के फील आ गया कि यार Z1 Z2 Z3 Z4 मस्ट बी इन ऑर्डर, ऐसा कुछ होना चाहिए सर फिर तो आंसर नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। दूसरी बात आप यहाँ समझना कि जो रिजल्ट है ये थोड़ा सा बायस्ड है। अब बोलो किस तरीके से, क्योंकि हम ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कि Z1 Z2 के सेम सेगमेंट में फॉल कर रहे हैं, Z3 और Z4, बट ऐसा जरूरी थोड़ी है। अगर सेम सेगमेंट में ना भी फॉल करे तब भी कौन साइक्लिक हो सकता है, क्योंकि हम लोग बोले मान लीजिए कि एक जो है इधर आ जाए। अब किसी को लग रहा है Z4 क्यों किया, Z4 क्यों किया, Z3 कर दो, जो भी लगे तुम्हें, ठीक है ना, Z3 कर दो, नहीं जो बोलोगे कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सही है। आया तो हाल नहीं कि अब देखो ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स मतलब ऑपोजिट सेगमेंट्स में आ गया, तो लेकिन अब यहाँ पे ये क्या होगा बेटा, पाई माइनस नहीं क्या होगा, पाई माइनस। अब देख लो ऑर्डर डिस्टर्ब हो चुका है। नाउ दिस इज Z1 Z4 Z2 Z3, अगर मैं Z4 उधर रहने देता, Z3 को इधर ले आता, समझ में आ रही बात? तो ऑर्डर फिर अलग तरीके का डिस्टर्ब हो जाता। Z1 Z2 को भी इंटरचेंज कर दे, नहीं सेम सेगमेंट वाले में, तो फिर से Z2 Z1 Z3, मतलब यहाँ देख रहे हो कि ऑर्डर इज नॉट प्लेइंग एनी रोल। आप देखो कि यार Z1 Z2 को इंटरचेंज कर दोगे तब भी ऐसा ही रहेगा, सही है। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम मैं लिखने वाला हूँ पाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आर्गुमेंट ऑफ, सुनते रहना बस, आर्गुमेंट ऑफ इधर से देखना, पहले ऊपर क्या आएगा बेटा, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4, ठीक है, और प्लस ऊपर वाले का आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, दिस इज पाई, दिस इज पाई, क्योंकि एक थीटा है एक क्या है, पाई माइनस थीटा। यानी कि मैं इसको आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4 into Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3 and this thing is pi। यस सर। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसको फिर से एक बार देखना, ठीक है, इसमें लिखूंगा नहीं, अगर लगता हो तो पेन चला लेना, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। इसको इधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस विल बी ये ऊपर और ये नीचे आएगा, यानी कि ये चीज तो ऐसी रहेगी, इसको यहाँ देखते रहना, और ये जैसे यहाँ उल्टा होगा तो Z2 माइनस Z4 इज नीचे और Z1 माइनस Z4 इज ऊपर, मतलब यही आ गया, नहीं समझ में आया? तो यानी कि इसका आर्गुमेंट ऊपर वाले से 0 आ रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं Z3 को नीचे लाता, Z4 उधर ही छोड़ देता, तो फिर इसको इधर ले आते और फिर से यही चीज आती, समझ में आ रहा है? यानी अल्टीमेटली कंडीशन क्या बन रहा है कि ये क्वांटिटी का आर्गुमेंट क्या होगा, पाई या 0, मतलब कैसी क्वांटिटी होगी, प्योरली रियल, ठीक है। तो यानी हम लोग हो सकते हैं अल्टीमेटली कंडीशन क्या है दोस्त, Z1 माइनस Z4 अपॉन Z2 माइनस Z4, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अबाउट कर सकते हो, तुम यही Z3 Z4 के अबाउट Z1 Z2 को कर सकते हो, तो इसलिए उन सब में कोई इशू नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 इज प्योरली रियल, रियल जो भी लिखना चाहो। तो दिस इज द फाइनल कंडीशन फॉर कॉन्सेक्यूटिव। तो थ्योरी वाइज तो इट इज ओवर, बाकी एक सवाल लास्ट कर लेते हैं, ठीक है, लिख लिया सबने। प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस prove that modulus of Z minus Z1 का स्क्वायर प्लस modulus of Z minus Z2 का स्क्वायर इक्वल टू A
prove that modulus of z minus z1 square plus modulus of z minus z2 square equal to a will represent a real circle on the argand plane, will represent a real circle on the argand plane if 2a is greater than equal to modulus of z1 minus z2 का whole square. If 2a is greater than equal to modulus of z1 minus z2 का whole square. ठीक है, होने वाला, बहुत अच्छी बात है। तो अब सीधा आगे, ओके क्योंकि होता है थोड़ा सा वो टेम्परेचर और टाइम का भी रहता है ना, तो मेरे ख्याल से तो उसको मॉडुलस को z z बार लिख देते हैं ना, तो z माइनस z1 इंटू z बार माइनस z1 बार प्लस z माइनस z2 इंटू z बार माइनस z2 बार इक्वल टू a, और a को भी इधर ही ले आओ, नहीं तो हमने कि z z बार कितनी बार आएगा, 2 बार। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि z के साथ एक बार बनेगा z1 बार और z के साथ एक बार बनेगा z2 बार, so this is minus z1 bar plus z2 bar into z, then comes z bar के साथ एक minus z1 और minus z2, यानी कि minus of z1 plus z2 into z bar, और इधर देखोगे आप mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर माइनस ए, राइट। अभी यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 से डिवाइड करना जरूरी है। 2 से डिवाइड करने के बाद कोई सेंटर पूछ देता है, नहीं तो हमें पता है माइनस अल्फा, नहीं, और वो किसका होता है, z बार के कोएफिशिएंट का नेगेटिव, क्योंकि अल्फा z बार होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो हमें लगेगा कि z बार का कोएफिशिएंट ये, उसका नेगेटिव करोगे तो सेंटर विल बी z1 प्लस z2 बाई 2, और रियल सर्कल के लिए हमें पता है, नहीं, अल्फा अल्फा बार माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अल्फा अल्फा बार तो ये तो होता है, यानी कि दिस इनटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 4 और ये z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार, यानी क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, 2 मत लिख देना गलती से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आर, मतलब ये आ जाएगा मॉडुलस z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस z2 स्क्वायर माइनस a अपॉन 2, 2 2s आर 4। अब 2 से जाओ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे ख्याल से मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z2 स्क्वायर माइनस 2a, 2a को इधर ले आओ, और जब 2a को इधर लाओगे दोस्त तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 मॉड z2 स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। और ये चीज मैंने आपको बहुत पहले सिखाई थी पैरेललोग्राम में, कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स ऑफ द साइड, यानी मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर। तो ये जो इतना पूरा रायता लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो दिस इज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरा हम लोग इसमें चाहे तो ज्योमेट्रिकली भी थोड़ा सा तो देख सकते हैं, आगे लिख लिया हो तो। ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं z1 एंड z2, और एक मूविंग पॉइंट z ले रहे हैं, z घूमने वाला पॉइंट है, उसी का लोग का समय देखना है, और जैसे ये z है मूविंग पॉइंट, और ये z1 और z2 है, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ है मेरे ख्याल से दोस्त मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 हुआ, नहीं, और ये वाला लेंथ क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, और ये पूरा लेंथ तो है ही मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट z1 प्लस z2 बाई 2, ठीक है, तो लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है ना, लेंथ ऑफ मीडियन निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ मीडियन मेरे को याद है
कि हाफ रूट अंडर क्या होता था 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 स्क्वायर, नहीं प्लस मॉडुलस ऑफ, ठीक है, और माइनस क्या होगा, हाँ माइनस हो जाएगा z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, दिख रहा है बीच में माइनस साइन है, ठीक है। ये चीज हमें पता है फिक्स है, z1 z2 फिक्स है और z ऐसे मूव कर रहा है कि इसका सम ऑफ स्क्वायर्स a है, यानी ये चीज मुझे यहां से दिख रही है कि दिस इज हाफ इनटू रूट अंडर 2a और माइनस क्या होगा मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, z इज द ओनली मूविंग पॉइंट, z1 z2 इज फिक्स, a इज आल्सो फिक्स। तो हम लोग यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो ये लेंथ तो फिक्स आ रहा है मीडियन में, यानी कि z यहां से हमेशा फिक्स दूरी पे घूम रहा है। तो अगर z यहां से हमेशा फिक्स दूरी पे घूम रहा है इसका मतलब हुआ z सर्कल पे जिसका सेंटर ये, जो कि अभी हमने यहां भी प्रूफ किया था, नहीं, और साथ ही साथ अगर ये रेडियस पॉजिटिव है तो ही रियल सर्कल आएगा, यानी कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है that has to be greater than equal to 0, तो डायरेक्टली हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगा कि 2a greater than equal to मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली इसको अपन मतलब खत्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी शीट दे देना, बताइए भाई शीट में कहां तक हमने 17 तक कर लिया था, 18 से लास्ट तक दिया था। तो 18 to 22, सर जो 19 में आंसर ये भी अटेंड नहीं, हाँ ये भी अटेन में होगा, एग्जैक्ट क्या है कि अचीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पे ग्रेटर देन ही था शायद से, इक्वल टू होगा तो अचीव होगा, लेकिन अब गड़बड़ तो कर दिया उन्होंने, लेकिन अपन को तो मार्क करना ही पड़ेगा। और कोई 22 तक है पूछने को, ऑनलाइन ऑफलाइन एनीवन 22 तक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को पूछना हो, हाँ बोल भाई। 23 24 23 का सी, 23 का सी मेरे ख्याल से काफी इजी पार्ट है, मतलब बहुत ज्यादा, यू जस्ट नीड टू सी द सिंप्लीफिकेशन, मतलब आप में ये शक्ति है कि आप इन सारे टर्म्स को सेम कर सकते हो। देखो आप सिर्फ देखो कोफिशिएंट 2 3 -3 चल रहा है, कभी ओमेगा किसी के साथ ओमेगा स्क्वायर किसी के साथ, और हमें पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, जैसे मैंने मान लो कि मैंने इसको फिक्स कर दिया 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3, इसको फिक्स कर दिया। अब कोई बोले सर यही टर्म आगे बना सकते हैं, आंसर इज यस। देखना जैसे अगले वाले मुझे 2 ओमेगा स्क्वायर चाहिए, राइट, तो अगले वाले टर्म में मैं ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3 से, यहाँ क्या हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर, देखो फिर अगला वाला हो गया 3 ओमेगा क्यूब दैट इज 3, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3 ओमेगा की पावर 4 दैट इज -3 ओमेगा की पावर 4n+3, और इससे मल्टीप्लाई किया है तो नीचे ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3, एक्चुअली न्यूमरेटर में ओमेगा की पावर 4n+3 है। फिर से एक बार ओमेगा की पावर 4n+3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ये दोनों टर्म सेम हो गए, ये बाहर निकलने के लिए तैयार है। अब तीसरे में भी यही काम करूंगा, मैं तीसरे में देख रहा है कि -3 ओमेगा चाहिए मुझे, तो ओमेगा की पावर 4n+3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो -3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो काफी इजी सवाल है। और फिर हम तो बोल सकते हैं क्या +3 की पावर बोलो फिर से 4n+3, और नीचे ओमेगा की पावर 4n+3, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया ऊपर, दिस इज 0, नहीं, अब मेरे ख्याल से ये पूरा टर्म बाहर निकल जाएगा, ये नॉन जीरो टर्म है, आप चाहो तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख के देखो, नहीं इफ यू फील लाइक यार कैसे है तो रख सकते हो, या फिर देख लो ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा रख लो, वहां से भी दिख जाएगा तुम्हें कि नॉन जीरो टर्म है, सही है क्या, तो इसको हम लोग निकाल के उधर फेंक सकते हैं बाहर, तो बचेगा क्या 1 प्लस क्या बचेगा ओमेगा की पावर 4n+3, क्या बचेगा ओमेगा की पावर 4n+3, और प्लस क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n+3, और यही सवाल मैंने उस दिन करवाया आपसे,
कि अगर हम हर एक रूट को r पावर रेस करके जोड़े तो 0 कब होगा, जब r इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, ठीक है ना, तो ही 0 होगा, नहीं तो 3 हो जाएगा। तो यानी 4n + 3 क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देख लो कि 4n + 3 कब कब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, उसको हटा दो। 1 पे आ रहा है, नहीं। 2 पे हट, नहीं। 3 पे हटाओ, लात मारो। 4 पे, 5 पे, हाँ, अच्छा। तो मेरे ख्याल से R छोड़ दो, बाकी पंजाब, कतर, श्रीनगर और तालिबान, PQ, ठीक है। और कोई 26 तक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को, 26 तक 26 18 का 18 का 23 से 26 हो गया, क्या हो गया इसको, अच्छा अच्छा लेट स्टार्ट किया, ओरिजिन पीछे आ गया, शिफ्ट हो गया। 23 से 26, 27 से 31, 31, 29, 29, ओके। 29 से पहले कोई, 28 का डी पार्ट, लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, दैट इज रॉन्ग, दिस मस्ट बी लाइंग ऑन द सर्कल। अभी तो बताया, आज क्या बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, आज से सुबह भी बता सकता था, उसका मतलब तो आज का मतलब हुआ। और कोई 29 से पहले देख लो, नहीं तो कुछ बच्चे लेट चल रहे हैं थोड़ा सा, ऐसा ना कि 29 खत्म हो फिर आप पीछे चले जाओ, फिर पता चले कॉम्प्लेक्स के पीछे वाले चैप्टर में चले गए, फिर अलग हो नहीं। 29 एक्चुअली अच्छा सवाल है, मतलब अगर आप एग्जामिनेशन टाइम में भी इसको सॉल्व करते तो शायद समय लगता है, या एक आध ऑप्शन टिक कर लेते, बस ये हो सकता था। अब कुछ बच्चे एक्स प्लस आइटा वाई रखकर सिंप्लीफाई करते हैं, अलग अलग निकाल के दो इक्वेशंस बना के भी करते हैं, उससे भी आ जाता है बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। बाकी मैं एक से ही काम चला रहा हूँ, ठीक है अभी। जैसे SZ + TZ बार + R है, तो R ऐसा नहीं कि प्योरली रियल ले लेना, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालना बीच में कहीं कहीं, जब भी समय मिले टेस्ट वेस्ट में या कहीं भी, तो क्वेश्चन पढ़ने की थोड़ी आदत डालना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि R दिखाओ प्योरली रियल, नहीं, यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं STR कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि Z एलिमिनेट करना मुझे, नहीं वही उसी का लोकस है इसमें, कौन से में, ये जो सॉल्यूशन सेट L था, ठीक है, and L be the solution set be the set of solutions Z equal to X plus iota y, ठीक है। तो STR कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे नॉन जीरो, मेरे को क्या लेने देना, मुझे तो पता है कि Z जो है उसके बारे में बात करनी है, तो मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, S बार Z बार प्लस T बार Z और प्लस R बार, ठीक है। अब Z निकालना है, तो Z बार का कोएफिशिएंट इधर T है उधर S बार है, तो S बार से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और इसको T से, वही दो इक्वेशन दो वेरिएबल बचपन वाला, नहीं बचपन का इक्वेशन सॉल्व करना भूल नहीं जाना रे, ध्यान से देखना। तो हम लोग हो सकते हैं दोनों को अगर घटाएंगे तो SS बार Z और इधर क्या आएगा T बार Z, मतलब SS बार क्या हो गया mod S स्क्वायर माइनस mod T स्क्वायर इंटू Z इक्वल टू, वैसे तो इस बार R प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा, लेकिन होगा उल्टा कि ये प्लस में हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके लिख रहे हैं। और बोलोगे Z बार का क्या हुआ, कटा, मतलब कम नहीं, तो देख लीजिएगा। अब यहां से TSR जो भी ये रखोगे आप, तो एवरी टाइम यू विल गेट अ Z, एवरी टाइम यू विल गेट अ Z, ठीक है ना। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर mod S और mod T सेम नहीं है तो Z की इकलौती वैल्यू आएगी, आपको डिवाइड कर दो Z की वैल्यू आ जाएगी जो भी है फॉर एनी STR, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत इजीली बोले L हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, तो देन mod S इज नॉट इक्वल टू mod T, जो कि सही भी है कि mod S mod T के बराबर नहीं है, तो यू विल गेट Z ओनली वन एलिमेंट, ठीक है ना, फॉर एनी फिक्स STR हमेशा एक ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात कह रहे हैं कि mod S इक्वल टू mod T देन L हैज इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स, तो mod S इक्वल टू mod T विल मेक दिस जीरो, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन ये, तो 0 into Z
और मान लो कि हमने दो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर s और t फिक्स करें जिसके मॉड तो बराबर थे, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उसके करस्पॉन्डिंग ये 0, ऐसा तो सेट कर सकते हैं ना। यानी कि हम लोग उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, तो गलत है, गलत हो गया ना। लेकिन इसका डी ऑप्शन देखो, इफ L हैज मोर देन वन एलिमेंट देन L हैज इनफिनिटी मेनी एलिमेंट्स, दैट इज ट्रू। क्योंकि एक तो केस हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन है, एक केस बताया मैंने नो सॉल्यूशन है, लेकिन एसटीआर ऐसा है कि इसका भी मॉड बराबर हो गया और ये भी 0 हो गया, तो Z के तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो इसलिए बोला है कि if L हैज मोर देन वन एलिमेंट तो उसका इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि तीन ही तरह के सॉल्यूशन दिख रहे हैं, नो सॉल्यूशन वाला या इनफाइनाइट या फिर यूनिक। अगर एक है, एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है। अब लेकिन बीच वाला क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस एंड दिस, तो दूसरा वाला जो लोकस है वो सर्कल है, और ये जो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन Z के आएंगे दैट इज गोइंग टू लाई ऑन अ लाइन, ऑब्वियस है। तो हम लोग कि अगर लाइन पे आ रहे हैं और ये एक सर्कल है, तो लाइन और सर्कल तो ज्यादा दो ही पॉइंट पे काटेंगे ना, ठीक है। कोई बोले नहीं नहीं सर इस केस को आपने डिस्कस नहीं किया, अरे इस केस में तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, तो वो हो सकता है उस सर्कल पे लाई कर रहा हो, मॉड Z माइनस 1 प्लस आइटा इक्वल टू 5, तो उस केस में भी तो एटमोस्ट 2 से तो ऊपर नहीं हुआ ना, होगा तो उससे नीचे ही 2 से, यानी कि ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही। तो यानी कि इसका आ जाएगा ACD। सवाल अच्छा है। 2018 में 2-3 सवाल अच्छे थे, एक मैट्रिक्स का भी सवाल काफी अच्छा दिया था जिसमें काफी टाइम भी लगता बच्चों को, हाँ, लेकिन जिन्होंने उसको देख देख के सॉल्व करने की कोशिश की होगी उनका जल्दी हो गया वो, लेकिन कुछ सवाल अच्छे थे 2018 के। एक कैलकुलस का भी बड़ा अच्छा सवाल दिया था उन्होंने, तो कुल मिला के 2018 का पेपर तो ठीक ठीक था। और कुछ 31 तक, 31 तक, नॉट दिसंबर, या पिछले साल चलेगा क्या 33 तक? 32 का बी और डी 32 का let S be the set of all the complex numbers Z satisfying modulus of Z square plus Z plus 1 equal to 1, then which of the following statements is are true? The set S क्या है? S is the set of all the complex numbers Z satisfying this. लोकस ही बोलोगे मेरे ख्याल से, तो और क्या है, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही तो है ना, और क्या है। तो Z प्लस हाफ तो परफेक्ट स्क्वायर से आ गया होगा यूं। अब बोल रहा है मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू 2, इसमें क्या है आपका A और C में से C है। अच्छा, तो ये लेस देन इक्वल टू मतलब उल्टा वाला है, तो इससे उस पर तो नहीं जा पाएंगे। स्क्वायर करने से Z बार में आ तो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी इक्वेशन जा रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी इक्वेशन ही जा रही होगी। तो यहाँ मॉड Z के बारे में तो अपन डायरेक्टली कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं। Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 है ना, तो एक्स प्लस आइटा वाई रख के भी ऑप्शन तो बना सकते हैं, लेकिन वही है कि अब बेस्ट तरीका सोचना पड़ेगा कि और है क्या, नहीं तो फिर मजदूरी करनी पड़ेगी और तो क्या। The set S has exactly 4 elements.
हाँ मतलब अगर हम लोग इसका इक्वेशन वैसे वाले लिखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट करके तो बहुत भारी हो रहा होगा। इसमें क्या हो रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका तो हो रहा होगा और इसका हो रहा होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ना, और प्लस इधर होगा 2xy और प्लस y का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। काम तो भारी हो गई है, तो काम तो लंबा ही जाएगा, कुछ कटने कुटने का चांस है क्या? ठीक है, नहीं है इसमें कोई गलत है क्या? नहीं ना, नहीं इससे कुछ कंक्लूड होगा क्या? जैसे एक वन तो कट जाएगा उधर से, तो इक्वल टू 0 तो हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखे दोस्त, नहीं, और प्लस हम एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, और फिर 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, नहीं, और इधर से क्या आ रहा होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा वाई स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा 4xy स्क्वायर इक्वल टू 0। वन नहीं, वन कट चुका है बेटा, अगर आपका नहीं कटा है तो दिक्कत है। अच्छा, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है क्या? हाँ, और प्लस एक और, वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, फिर जो बचे हुए टर्म्स है उसका क्या हो रहा होगा, कुछ आइडिया क्या? ये वाले टर्म का तो अच्छा, तो एक 2x बच रहा है, और क्या बोला तुमने, एक 2x वाई स्क्वायर बच रहा है, प्लस क्या है 2x क्यूब, पक्का, और क्या बच रहा होगा, और भी तो आ रहा होगा ना, माइनस 2x वाई स्क्वायर तो हो गया, 2x क्यूब हो गया, प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका कुछ कर पाएंगे क्या? क्योंकि यहां से भी अगर हम 2x निकाल रहे हैं तो एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो बन रहा है, भारी काम हो गया। कुछ फैक्टराइज हो रहा है क्या? नहीं आता। जैसे अगर हम इन दोनों को पकड़ रहे हैं तो कितना रहे, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक तो हो गया, फिर 2x इंटू, अभी लिखो मत, अभी पता नहीं कहाँ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो दोनों हो गया कलेक्टेड, और फिर एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा इधर, नहीं, तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तो हमारे पास क्या क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, और एक एक्स स्क्वायर चला गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या रहा है, माइनस 2y स्क्वायर आ रहा है क्या, तो माइनस 2y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, ऐसा, ये सही है, हाँ 2x स्क्वायर तो हो गया, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये सही है क्या, ये पहले फाइनली देख लो एक बार, नहीं तो हो सकता है इसका कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब ये 2x स्क्वायर टाइप का
ये सही है क्या यहाँ तक? सही है। इसके बाद मॉड जेड पे हम कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? जैसे ये वाला फैक्टर एक और तो बन जाएगा, जैसे हम 2y² अगर ऐड कर देते हैं दोनों साइड तो 3y² इधर हो जाएगा राइट साइड में, और ये वाली चीज का स्क्वायर आ जाएगा। उससे हम मॉड जेड के बारे में कुछ बोल पाएंगे क्या? जैसे यहाँ से मेरे को लग रहा है कि अगर हम इसमें 2y² जोड़ देना तो x² प्लस y² प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस x² प्लस y² प्लस x और फिर -3y², ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं सॉरी 2 टाइम्स। ये ठीक है क्या? लेकिन इससे कुछ अपन कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? कुछ फैक्टराइज वैक्टराइज तो हो नहीं रहा है। अगर करें तो आखिर में x+1 into x+1 plus y² का टर्म आ रहा है क्या? तो x into x+1 into x plus y² plus 1 का टर्म आ रहा है। इसमें कुछ दिक्कत है क्या? इसको ओपन करोगे तो 4 डिग्री में फिर से चला जाएगा ना तो। क्योंकि x² प्लस y² है तो मॉड जेड, लेकिन यहाँ से हम क्या क्या बोल सकते हैं कि y की वैल्यूज पे कुछ कमेंट तो कर नहीं पाएंगे यहाँ से। क्वाड्रेटिक टाइप सॉल्व भी करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक टाइप भी सॉल्व करेंगे तो जो 3y² प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा और इधर भी पॉजिटिव ही आएगा, तो उससे कुछ निकलेगा तो है नहीं। पहले वाले पार्ट में तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हो गया होगा, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में हाँ कि इसमें मेरे ख्याल से तो आगे कुछ बड़ा मुश्किल सा ही लग रहा है। x² प्लस y² प्लस x है ना। जैसे अगर हम इसको कुछ मान भी लेते हैं तो भी क्या होगा, e² प्लस 2e माइनस 3y²।
बताओ कुछ लग रहा है क्या? नहीं तो फिर अगर क्वाड्रेटिक टाइप भी सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा तो नहीं लग रहा मेरे को, क्योंकि फिर से वाई स्क्वायर का टर्म उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर का टर्म चला जाएगा। z इंटू जेड प्लस वन ऐसा करके लिखने से कुछ होता है क्या? क्या क्या क्या? क्या क्या? उसको उससे तो ही पहला या तीसरा वाला आएगा। क्योंकि इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे उल्टी साइड की तो बैठेगा तो है नहीं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू में चला जाएगा वो। नहीं, क्या कह रहे हो? जीरो आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर करके देखा है क्या? उससे भी यही चीज आएगी फिर घूम फिर के तो। इसका स्क्वायर जो बोल रहा हाँ सर, ये मैं भी एक्चुअली करने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं वैसे, ये कुछ ऐसा मतलब z plus z bar multiplied by z plus z bar plus z square z mod z का square plus 1 plus z square into z mod z square minus 1, मतलब बहुत बेकार है, क्योंकि इसके बाद तो 2 से छोटा करना अपने आप में बहुत क्रांतिकारी होगा। मॉड जेड बार मॉड जेड मॉड जेड मॉड जेड, हालांकि अभी लग तो रहा है कुछ दिनों पहले मैंने इसको डिस्कस किया है, लेकिन अभी कुछ क्लिक कर नहीं रहा मेरे को। जेड स्क्वायर और जेड बार स्क्वायर ये हो जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर मॉड जेड। आखिर में करे तो mod z और x में क्वाड्रेटिक होगी, x मतलब वही z को अगर x पे करता है इसलिए अंदर से इच्छा हो नहीं रही करने की है कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ये डी तो मेरे ख्याल से फर्जी होगा, मेरे ख्याल से तो ये तो नहीं हो रहा होगा। नहीं, द सेट हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे तो अपन को दिख रहा है कि अगर हम y की वैल्यूज अगर रखनी चालू कर दें, नहीं तो y की बहुत सारी वैल्यूज के corresponding x में क्या क्वाड्रेटिक ही आ रहा होगा, नहीं सॉरी बाई क्वाड्रेटिक जो आ रहा होगा।
2x स्क्वायर प्लस 2x, और अगर माइनस वाई स्क्वायर भी लिखें जैसे एक वेरिएबल में तो फिर भी मैक्सिमम मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत आएगी बार बार की ये वाला माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है ना इधर। जैसे इसका तो रेंज लिख सकते हैं अपन, चलो ये तो देखता हूँ, उसको करता हूँ मैं, फिर नहीं तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी लग तो नहीं रहा कुछ। अच्छा, इसका सॉल्यूशन दिया गया होगा ना? नहीं दिया था? अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर इसके मल्टीप्लिकेशन से कुछ निकल रहा होगा ना, तो फिर उसमें भी अपन को देखना पड़ेगा, ऐसे इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगा। जेड स्क्वायर जेड बार स्क्वायर में मॉड जेड की बार 4 जा रहा है। सर इसमें अपन जेड स्क्वायर प्लस जेड के मोड को लेस देन इज इक्वल टू 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड का मोड लेस देन इज इक्वल टू 2। जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉड, नहीं पूरे का मोड बोलेगा। अच्छा जेड स्क्वायर प्लस जेड का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2। इधर से बोल सकते हैं कि जेड स्क्वायर प्लस जेड की -1 से डिस्टेंस 1 हो सकती है मैक्सिमम। ये कैसे निकाला तुमने? भाई जेड स्क्वायर प्लस जेड की -1 से डिस्टेंस 1 हो सकती है। हाँ 1 होगी तो फिर अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड स्क्वायर प्लस जेड है उसका -1 से डिस्टेंस मैक्सिमम कितना? 1। अब बोलने के लिए तो बोल ही सकते हैं। मतलब इसको तू कह रहा है कि कोई एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा मान ले यूं, तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा प्लस 1 इज 1, तो ये तो कैसा होगा? -1, 0 पे तो ऐसा होगा कुछ, मतलब जो ओमेगा होगा वो इस पे लाई कर रहा होगा। तो तू क्या कह रहा है कि जो मॉड ओमेगा की मैक्स वैल्यू है वो तो 2 ही होगी, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ तो अच्छा, तो यहां से अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस इज गोइंग टू बी मॉड जेड इनटू 1/4 अंदर ऐड कर दिया तो बाहर भी इस तरफ अंदर उस तरफ। इसके अंदर 1/4 ऐड कर दिया तो बाहर भी मैक्सिमम वैल्यू में 1/4 ऐड। तो ये 1/2 वाला तू बना रहा है क्या? जेड प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 9/4 आ जाएगा, उससे जेड प्लस 1/2 का मोड आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3/4। इसका मतलब तो ये होगा कि ओमेगा 1/4 से डिस्टेंस बता रहा है। पता नहीं क्या बोल रहा है, अब वो तुम ही लोग समझ लो उसको। अच्छा, यहां से देख सकते हैं क्या कुछ? यहां तक तो रिजल्ट ठीक लग रहा है। यहां से कुछ बदला सकते हैं क्या?
ये बोल रहा है mod z is always less than equal to 2 for all z belongs to S. वन बाय फोर एट का अंदर हाँ और अंदर एट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू पर भी वन बाय फोर एट होगा उससे ज्यादा एट नहीं वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है ऑपरेशन। अब वो चेक करना पड़ेगा कि वो सही तरीका है या नहीं है, क्योंकि आप दोनों साइड एक्चुअली 1/4 ऐड कर रहे हो और फिर आप mod z1 प्लस mod z2 को फिर लिख रहे हो मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। एक्चुअली ये कर रहे हो आप। mod z1 प्लस mod z2 से छोटा ही होगा मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2। मतलब अपन ये कहना चाह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर प्लस z और प्लस 1/4 ऐसा कुछ, और दिस फर्दर इज लेस देन इक्वल टू 2, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 9/4। अब ये हो गया मॉडुलस ऑफ z प्लस हाफ का होल स्क्वायर ऐसे इज लेस देन इक्वल टू क्या बोलो 9/4। तो अब ये 3/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक लग रहा है? तो इसके आगे तो हो ही जाएगा फिर, नहीं इसके आगे तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से फिर। अब ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि ये इसके अंदर लाई करेगा, तो इसके बाउंड्री पर लाई कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो मेरे को ठीक लग रहा है कि अपन इसको ओमेगा मानेंगे, तो मॉड ओमेगा की मैक्स वैल्यू 2 हो जाएगी। और 2 होने के बाद अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ये वाली इनइक्वालिटी तो सही है ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, और ये फर्दर 9/4 से सॉरी 2 से छोटा होगा, तो 2 प्लस 1/4 क्या हो गया 9/4, तो यानी इससे 3/2 से छोटा हो गया। अब ये z और माइनस हाफ कॉमा 0 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3/2 या 3/2 से छोटा है, तो मैक्सिमम तो इसका फिर मॉड z का क्या जा सकता है लेस देन इक्वल टू 2। फिर से वही सर्कल बना के देखें तो हो जाएगा उसके आगे। ठीक है, और बहुत सही है, देख लेना। और मेरे ख्याल से डी वाला पार्ट तो फिर नहीं होगा, नहीं। चलिए, तो 12th वाले बच्चे एक्सरसाइज 5-6 जरूर कर लें, और उनका 3D का भी है ना।